अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की बाकायदा समाअत शुरू हो चुकी है। पहली समाअत में क्या हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, तफसीलन इस पे बात करेंगे। और साथ ही जो जनरल फैज हमीद के वकील हैं उनसे मेरी बात हुई, वो क्या बताते हैं, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, क्यों किया जाएगा और कब किया जाएगा, इस पे भी तफसीलन बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी एक तफसीली खत लिखा है। उसमें उन्होंने क्या जवाबात दिए हैं और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के तमाम सवालों के जवाब उसमें मौजूद हैं, बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत की तरफ से फेक न्यूज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, उसकी तफसीलात क्या है, अब तक कितनी इंक्वायरीज मुकम्मल हो चुकी हैं, कौन कर रहा है, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और पांचवें नंबर पे बात करेंगे स्वीडन की हुकूमत की तरफ से वहां पे जो जारी नस्ली इम्तियाज है उसके खिलाफ और उसको नापने के लिए क्या अहकामात और क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, तफसीलन इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से। आपके इल्म में है कि पिछले हफ्ते जब ये ISPR की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए ये बताया गया कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ बाकायदा अब उनको चार्जशीट उनके खिलाफ वो कर दी गई है, यानी उनको फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद कर दी गई है। अब उसके बाद बाकायदा ट्रायल शुरू होना था। जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो सबसे अहम और जो सबसे मैं समझता हूँ कि उनके लिए जो एक खतरनाक तरीन जो इल्जामात हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से मैं मुख्तलिफ अपने वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि या तो ये हो सकता है कि उनकी पोजेशन में कुछ जो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं या डाटा है वो सामने आया है, या फिर ये हो सकता है कि कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनसे गुम हो चुके हैं। तो इन दो सूरतों में इनके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए जा सकते हैं और सख्त सजा मिल सकती है। तीसरी जो टॉप सीक्रेट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है वो है एस्पियोनाज पर्पस के लिए जो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी को देना, जो कि ये इसके हवाले से तवक्को नहीं की जाती जनरल फैज हमीद से। तो पहली दो ऑप्शंस हैं, उनमें से ही किसी के हवाले से जनरल फैज हमीद के खिलाफ ये जो इल्जाम लगाया गया है। और ये जो मिलिट्री कोर्ट में या जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है उसमें ऐसे नहीं होता कि आप हेयर से के ऊपर कोई इल्जामात लगा दें और उसके सबूत ना हो, बाकायदा सबूत होते हैं। उसी वजह से ही ये जो इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाती है। और मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज हमीद के से कुछ ऐसा हसास डाटा मिला है और कुछ ऐसा रिकॉर्ड मिला है जो कि उनके पास नहीं होना चाहिए था। इस हवाले से मुख्तलिफ जो रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी ये बताते हैं कि ये इल्ज़ाम अगर साबित हो जाता है तो जनरल फैज हमीद को एक लंबी सजा हो सकती है। बहरहाल उसके अलावा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी जो उनके ऊपर चार्जेस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो उस पर आपको याद हो 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था जुम्मे के दिन कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ बाकायदा उनकी जो कार्रवाई है जो समाअत शुरू हो चुकी है। उस दिन मैंने बताया था कि कंफर्म नहीं कर सका था, लेकिन मैंने फिर 2 सोर्सेज से कंफर्म किया और दोनों ने ही ये इस हवाले से तस्दीक की इस बात की कि जनरल फैज हमीद का बाकायदा उनका मिलिट्री जो कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है, उनके वकील भी पेश हो चुके हैं और जुम्मे वाले दिन उनकी जो बाकायदा तौर पे जो फर्द जुर्म आयद होने के बाद पहली समाअत थी। और पहली समाअत में जनरल फैज हमीद को भी पेश किया गया, क्योंकि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होती है इसमें ये नहीं होता कि किसी जिसके खिलाफ इल्जाम हो या जिसका मुकदमा चल रहा हो वो उसकी प्रेजेंस भी लाजमी होती है। तो जनरल फैज हमीद को भी पेश किया गया। पेश करने से पहले बाकायदा उनका मेडिकल चेकअप होता है, तमाम तर उनकी जो फिटनेस के हवाले से और बाकी जो होता है वो मेडिकल रिपोर्ट और रिकॉर्ड जमा कराया जाता है जज को कि ये बिल्कुल फिट हैं और 100% सेहतमंद है। तो इस हवाले से जनरल फैज हमीद का भी जो फिटनेस का या जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी साथ पेश की गई। और उनकी तरफ से जो मेरी इतलात हैं जनरल फैज हमीद के जो वकील हैं मियां अली अशफाक वो भी पेश हुए। पहली समाअत में कोई बाकायदा कार्रवाई ये जो एक कहा जाता है कि प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो बाकायदा सवालात व जवाबात या फिर जो दिफा है यानी जनरल फैज हमीद के वकील की तरफ से भी कोई वो नहीं किया गया। मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज हमीद के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उन्होंने जो कोर्ट है अदालत से एडजर्नमेंट मांगी है 4 से 5 दिन की, ताकि वो अब मुकम्मल इसकी तैयारी कर सकें। जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं और जो चार्जशीट की गई है उसके हवाले से वो तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए उनको
जो 4-5 दिनों की लीव वो दी जाए या उसके हवाले से एडजर्न की जाए जो समात है। तो इस पे जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि उनकी ये जो दरख्वास्त है ये मंजूर करते हुए ये जो मिलिट्री कोर्ट है उसकी तरफ से 4 से 5 दिन की इनको जो है वो बाकायदा टाइम दिया गया है कि आप इसकी तैयारी करें। जो चार्जशीट है और जो इल्ज़ामात हैं वो आप इसके हवाले से ये तमाम तर जो सवालात हों या जवाबात वो आप इसके ऊपर तैयारी करके दोबारा अगले हफ्ते से ये उसकी बाकायदा से समात होगी, जिसमें इसमें जो जनरल फैज हमीद के ऊपर जिरा होगी और उसके साथ साथ जो विटनेसेस पेश किए जाएंगे, चाहे जनरल फैज हमीद के दिफा में या जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो विटनेसेस पेश किए जाएंगे उनके ऊपर बाकायदा क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। और उसके बाद इतलात मेरी यही है कि जनरल फैज हमीद का ये जो मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल है ये कंक्लूड हो जाएगा ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैक ब्रांच जाएगा, जैक ब्रांच से उसको वेटिंग होगी, कोई लीगल अगर उसमें पॉइंट्स या कोई इश्यूज होंगे वो उसकी नोक पलक की जाएगी और उसके बाद फाइनल जो है वो आर्मी चीफ के पास जाती है और उसके बाद फैसला सुना दिया जाता है। बहरहाल ये जो पहली समात है उसमें जनरल फैज हमीद की तरफ से ये जो वकील पेश हुए हैं उनकी इस्तदा को ये कबूल किया गया है। इस हवाले से फिर मैंने जो जनरल फैज हमीद के वकील हैं उनसे रब्ता किया मियाँ अली अशफाक से और उनसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या जनरल फैज हमीद का बाकायदा ट्रायल शुरू हो चुका है। तो उन्होंने उसके हवाले से एक इमोजी भेजी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो फर्स्ट हेयरिंग है जनरल फैज हमीद की क्या वो फ्राइडे को हुई या सैटरडे को हुई। तो उस पर उन्होंने कहा फिर वही जवाब कि मैं इसके हवाले से कोई जवाब नहीं दे सकता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही ये नहीं तफसीलात बताई जा सकती। फिर मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आप इसको डिनाई करते हैं या इसकी तस्दीक करते हैं कि जनरल फैज हमीद का बाकायदा ट्रायल शुरू हो चुका है। उस पर भी उन्होंने फिर यही कहा कि वो ना इसकी तस्दीक करते हैं और ना ही इसकी तरदीद करते हैं। जब ये कोई इस तरह का मामला आता है और किसी आप ऑफिशियल से पूछें, अगर वो उसकी ना तस्दीक करें या ना तरदीद करें तो उससे यही होता है कि ये तकरीबन इसकी तस्दीक ही होती है। बहरहाल इस हवाले से उन्होंने इसकी जो है ना तस्दीक की और ना तरदीद की। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपने जनरल फैज हमीद की एडजर्नमेंट मांगी है 4 से 5 दिन की ताकि आप इसकी तैयारी कर सकें। तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि ना वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं और ना ही इसकी तरदीद कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आपका जो फर्स्ट जो हेयरिंग की जो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कोई टफ टाइम मिला, कोई सवालात पूछे गए या जो आपके हवाले से जो तैयारी के हवाले से कोई इस तरह का। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वो अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते। गोया जो जितने भी इनसे सवालात पूछे गए मियाँ अली अशफाक ने उन पे उस जो समात के हवाले से तो उन्होंने ना इसकी तस्दीक की ना तरदीद की है। बाकी जो सवालात थे उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो जनरल फैज हमीद के जो ट्रायल का जो पहली जो हेयरिंग हुई है उसकी रूदाद है कि पहली हेयरिंग में ही उनकी 4 से 5 दिन की एडजर्नमेंट मांग ली गई है जो कि उनको ग्रांट कर दी गई है। लेकिन अगर माजी के हम देखें जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुए जिन भी फौजी ऑफिशियल्स के जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है तो उसका अगर हम देखें तो जो चीजें टॉप सीक्रेट या ऑफिशियल उसमें नहीं आती सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के जुमरे में, वो जो वकला होते हैं जो दिफा में वो उनको जरूर मीडिया के साथ पेश करनी चाहिए ताकि इससे एक तो आम पब्लिक को भी इससे मालूमात मिलती रहेंगी और दूसरा उसके साथ साथ ये भी कि एक ट्रायल का प्रोसेस है वो शफाफ, उसके हवाले से भी कोई वो शफाफियत के ऊपर सवालात नहीं उठेंगे। अगर मैं आपको माजी की एक एग्जांपल दूं, ब्रिगेडियर अली थे शायद जिनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ तो उसको रिप्रेजेंट करते थे उस टाइम जो एडवोकेट कर्नल थे इनामुर रहीम साहब। उन्होंने ना सिर्फ ये कि हर रोजाना की बुनियाद के ऊपर जिस दिन भी समाअत होती थी वो उसकी पूरी रूदात सुनाते थे, ऑब्वियसली जो कि जो सीक्रेट या ऑफिशियल सीक्रेट उसके जुमरे में आते हैं वो नहीं बताते थे, लेकिन ओवरऑल जो एक समाअत का क्या माहौल रहा या क्या आज की आउटकम है उस समाअत की वो सारा बताते थे। इससे मेरा ख्याल है कि जो कोर्ट का जो ट्रायल का प्रोसेस है वो उसमें शफाफियत आएगी। तो ये जो जनरल फैज हमीद के वकील भी हैं इनको चाहिए कि जो चीजें नहीं बताने की होती वो बेशक ना बताएं, लेकिन जो कुछ मालूमात शेयर की जा सकती हैं वो उनको जरूर बतानी चाहिए। बहरहाल इस पे तफसीलात जो मजीद आती रहेंगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि जनरल फैज हमीद का ये जो ट्रायल है ये तकरीबन 1 महीने में अगर इनको सजा हो जाती है तो उसके बाद जनरल फैज हमीद
को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल वो मिलिट्री कस्टडी में है। लेकिन जैसे ही ये इनको मिलिट्री से जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ट्रायल के बाद सजा दी जाएगी तो उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएंगे किसी सिविलियन जो कस्टडी में। सिविलियन कस्टडी से मुराद यही है कि वो किसी सिविलियन जेल में चले जाएंगे, और जिस शहर में ट्रायल हो रहा होता है ऑब्वियसली यही होता है कि जो कैदी होते हैं या जिनको सजा दी जाती है वो उसी शहर में ही अमूमन उनको जेल में रखा जाता है। इस हवाले से मेरी मुख्तलिफ 2-3 जो जैक ब्रांच से वाबस्ता लोग थे रिटायर्ड, उनसे बात हुई और उनसे पूछा कि ये जो जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है उसके बाद उनको कहाँ शिफ्ट किया जाता है, क्या कोई फौज की अपनी जेलें होती हैं या फिर उनको सिविलियन उसमें जेलों में भेज दिया जाता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि फौज की कोई जेल नहीं होती, इसलिए इनका जैसे ही ये ट्रायल कंक्लूड होगा तो उसके बाद इनको सिविलियन जेल में भेजा जाएगा। और क्योंकि जनरल फैज हमीद का जो ट्रायल है वो रावलपिंडी में ही हो रहा है तो इनको सजा मिलने के बाद इनको रावलपिंडी ही शिफ्ट किया जाएगा अडियाला जेल में। तो ऑलरेडी इमरान खान भी अडियाला जेल में है, तो जनरल फैज हमीद को अगर सजा होती है और कोई अगर माफी नहीं मिलती तो फिर उसके बाद ये भी अडियाला जेल ही शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये भी देखना होता है कि ये जो हाई प्रोफाइल जो जितने भी ये इस तरह के प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए सिक्योरिटी के भी अलहदा से ही इंतजामात होते हैं। बहरहाल जनरल फैज हमीद भी हो सकता है कि आगे जो महीने डेढ़ में कंक्लूड होता है, जब इनका फैसला आ जाता है तो उसके बाद ये भी अडियाला जेल में ही कंक्लूड हो जाए शिफ्ट हो जाएंगे। जहां तक बात है कि क्या इनको भी माफी मिल सकती है आर्मी चीफ से, अगर माजी का देखा जाए तो आपको याद होगा जनरल बाजवा के दौर में जिन मिलिट्री ऑफिसर्स की जो हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको सजा हुई थी, उनमें से जनरल जो जावेद इकबाल थे उनकी सजा 14 साल हुई थी, 7 साल जनरल बाजवा ने उसको वो खत्म कर दिया था, और बाकी जो है उनकी मेडिकल और जो हेल्थ कंडीशन की बुनियाद के ऊपर बाकी सजा भी उनकी माफ कर दी गई। तो जनरल जावेद इकबाल जो थे वो अब उनको वो जेल में नहीं है या वो हिरासत में नहीं है। उसके साथ जो दूसरे थे ब्रिगेडियर राजा गजनफर थे यार, उनको जो सजा हुई थी सजाए मौत, अभी तक उनको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वही मामला है कि जब सिविलियन अदालतों में मामला चला जाता है तो फिर साल हर साल उसके फैसलों के ऊपर लग जाते हैं। तो अभी भी उनका हाई कोर्ट में गालबन मामला जो है वो पेंडिंग है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद सदर के पास मर्सी की अपील होती है। तो वो जनरल बाजवा के दौर में जिनको सजा हुई थी वो भी अभी तक उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बहरहाल ये जो अदलिया का निज़ाम है हमारा सिविलियन का, यही वो वजह है कि अब मिलिट्री कोर्ट्स में इनका लोगों का ट्रायल हो रहा है। 9 मई से रिलेटेड भी अगर हमारी सिविलियन अदालतें बर वक्त फैसले करें और इस हवाले से डिले ना करें तो मेरा ख्याल है कि फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की जरूरत ही ना पड़े। इस पे मजीद जो तफसीलात और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल के खत के हवाले से। आपके इल्म में है कल जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा था जिसमें उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल से ये कहा था कि आप अभी फिलहाल जो जुडिशल कमीशन के रूल्स वो नहीं हुए बनाए गए तो इसलिए जो ये इसको मौखर किया जाए। फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी उन्होंने सवालात उठाए थे। इसके जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बड़ा बिफिटिंग जो है वो रिप्लाई दिया है, और उसमें उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि ये जो तमाम तर आपने ये बातें की हैं ये ऑलरेडी मैं आपको आपकी जो सिफारिशात जो पहले भेजी गई थी वो इनकॉर्पोरेट कर दी हैं मैंने। ये जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसमें जुडिशल कमीशन के हवाले से जजेस की तैनाती पर, और फिर उसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि मैंने आपको वर्बली जब मुलाकात हुई आपसे ये सारी चीजें मैंने बताई थी जो आप खत में हाईलाइट कर रहे हैं। तो मतलब यही है कि इनको जस्टिस मंसूर अली शाह को सारा पहले ही ब्रीफ कर दिया गया था, बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने खत लिख दिया। साथ ही फिर ये भी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपने तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट उसके लिए जो जजेस की नामजदगी होनी है अपनी तरफ से भी नाम जो है वो प्रपोज किए हैं। फिर आप साथ साथ ये रूल्स का और उसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं, यानी आप एक तरफ उस ये जो आईनी तरमीम है उसके तहत जो चलने वाले जितने भी फैसले हैं उसके हवाले से भी अपनी इनपुट दे रहे हैं और साथ साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं। तो उस पर फिर 26वीं आईनी तरमीम पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने साथ ये भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम क्योंकि अभी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में समाअत होनी है इसलिए वो इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के दूसरे नंबर पे जो सीनियर मोस्ट जज हैं, फिर उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो कमेटी है वो उसके भी रुकन है जो कि मुकदमात के हवाले से ये फिक्स करती है। तो ये जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से मैं समझता हूँ कि बड़ा
एक तुर्की जवाब दिया गया है जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से खत लिखा गया था। ये बड़ा अफसोसनाक है। जब से हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात की समाअत खत्म हुई है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को शिफ्ट हुए हैं, उसके बाद कुछ जजेस हैं जो कि हमेशा से रिमार्क्स के जरिए टीवी और टॉक शोज की जो डिबेट्स चलती थी उसका हिस्सा होते थे और उसको मेरा ख्याल है कि ये जजेस इंजॉय भी करते हैं। जब से ये सिलसिला खत्म हुआ है तो फिर उसके बाद हमने देखा है कि एक नया सिलसिला खतूत का शुरू हो गया है और अब जजेस खत लिख के कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं ताकि मीडिया के ऊपर वो जो खतूत हैं वो मीडिया की जीनत बने, उसके ऊपर डिबेट हो, शाम को उनका नाम डिस्कस होगा। बस ये एक मेरा ख्याल है कि जो जजेस की तरफ से एक कमी रह गई थी वो भी अब जो है वो खतूत के जरिए वो शुरू कर दी गई है और मेरा ख्याल है कि ये फिर देखा देखी कोई और जजेस भी इस तरह के काम शुरू करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई भी एक अच्छा नहीं है स्टेप बिल्कुल भी। बहरहाल इस पे जो मजीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं फेक न्यूज के हवाले से हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। इसके हवाले से बड़ी डिबेट चल रही है। कल खासतौर के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से कोई 150 के करीब सहाफियों के खिलाफ 26 नवंबर के जो वाकयात हैं उस हवाले से कोई मुकदमात बनाने का पीका ऑर्डिनेंस के जरिए वो किया गया है और उसके ऊपर जो सहाफती जो बरादरी है या सहाफती कम्युनिटी है उसकी मजम्मत भी की जा रही है हुकूमत की तरफ से ये इकदामात। मैं खुद बतौर एक सहाफ़ी के जो हुकूमत है उसके इसी जबर का शिकार रहा हूँ। 2019-20 में जब जनरल आसिम बाजवा का मामला चला था, बहरहाल वो तफसीलात ऑलरेडी मैं टॉक शो के ऊपर भी बता चुका हूँ। लेकिन ये जो सहाफत के ऊपर अगर इस तरह की कोई कदगनें लगाई जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई हुकूमत कामयाब नहीं होती। लेकिन उसके साथ साथ फिर एक हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ ही सहाफ़ियों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब तक हकायक हैं उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, बगैर वेरीफाई किए और प्रोपेगेंडा और एजेंडा के ऊपर मबनी कोई खबरें देंगे जो कि फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आती हैं जिससे सोसाइटीज़ को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी फिर मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी सहाफ़ियों के ऊपर भी पड़ती है। जब से ये सोशल मीडिया आया है और ये जो पोस्ट ट्रुथ इरा शुरू हुआ है उसके बाद सच का और उसकी जांच पड़ताल और उसकी तहकीक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सहाफ़ी क्योंकि इस हवाले से ट्रेंड होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करने के भी ये जो चीज़ें होती हैं उनकी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, वो किसी मिनिस्टर को वो सरकारी कागजात के हवाले से भी, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फेक न्यूज़ का वो फैक्ट चेकिंग करें और फेक न्यूज़ अगर कोई फैला रहा है तो उसका तदारुक किया जाए, ना कि ये कि सहाफ़ी खुद फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दें। बहरहाल इस हवाले से अब हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन करने का ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। इस हवाले से जो तकरीबन FIA के जो साइबर क्राइम सर्कल्स हैं मुख्तलिफ जो शहरों में बड़े, वहाँ पे फेक न्यूज़ के हवाले से 270 मुख्तलिफ इंक्वायरीज चल रही हैं और उन 270 इंक्वायरीज में से जो सहाफ़ी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं और उसके साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर ये जो DG FIA हैं उनको रिपोर्ट भी दी जा रही है कि टोटल कितनी जो है ये इंक्वायरीज इनिशिएट की गई हैं फेक न्यूज़ के हवाले से, और फिर साथ ये भी कि टोटल ये जो 270 के करीब इंक्वायरीज चल रही हैं उसमें से 165 इंक्वायरीज पे बाकायदा लोगों को FIRs भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं और कोई 50 के करीब लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। तो ये सहाफ़ियों के तौर के ऊपर हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और बजाय इसके कि जो कंडेम करना आसान होता है लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। उम्मीद है कि ये सहाफ़ी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और हुकूमत भी इस तरह का जो गैर ज़रूरी जो जबर है या इस तरह की जो इंटिमिडेशन है वो उससे इज्तनाब करेगी। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं स्वीडन का। इंटरनेशनल मुझे जो आप लोगों के ही फीडबैक से ये कि इंटरनेशनल जो स्टोरीज होती हैं बाज़ औक़ात वो भी उसको वो शेयर करना चाहिए, तो ये मैंने मेरे लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तान में भी नस्ल परस्ती का कुछ अब एलिमेंट आना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कोई मुल्क अगर अच्छा काम कर रहा हो तो वो उसको हाईलाइट करना चाहिए।
इस हवाले से स्वीडन से एक खबर देखी कि स्वीडन की हुकूमत ने ये जो होती है इसके हवाले से जो नस्ल परस्ताना जो एक वो है उसके हवाले से तदारुक करने के लिए स्वीडन की गवर्नमेंट ने इसको मैप करना या उसको नापने के लिए कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा ये जो नस्ल परस्ताना जो रवैया है वो अपनाया जा रहा है, उसको वो किया जाए और उसको मैप किया जाए। और इस हवाले से क्योंकि स्वीडन की जो टोटल आबादी है उसमें से 27% जो आबादी का वो उसको जो पॉपुलेशन है वो या तो फॉरेन ओरिजिन के हैं जो दूसरे ममालिक से वहां पे आके बसे हैं, या फिर वहां की जो माइनॉरिटी है वो उसके हवाले से है। उसमें इस हवाले से जो उनकी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इफेक्ट के हवाले से, और इसका जो उन्होंने इनिशिएट किया है वो वहाँ के स्कूल से किया है, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्योंकि ये जो यंग बच्चे होते हैं उनमें गलत और सही की तमीज कम होती है। वो अपने जो साथी होते हैं खासतौर के ऊपर जो दूसरे ममालिक से आए होते हैं उनको रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर उनको निशाना बनाया जाता है। तो स्कूल से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कि वहाँ पे ये नापा जाएगा और इसको मैप किया जाएगा कि ये किस बुनियाद के ऊपर वो किया जाता है रेसिज्म और उसकी वजूहात क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की जो रेसिज्म के हवाले से जो दूसरे ममालिक में भी ये सिर्फ एक मुल्क तक वो नहीं है, महदूद नहीं है, दूसरे ममालिक में भी इस हवाले से हमने देखा है कि कई इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, तो दूसरे ममालिक भी शुरू करेंगे। इवन पाकिस्तान के अंदर भी रेशियल प्रोफाइलिंग अब हो रही है। अभी हमने देखा कि ये जो पख्तूनों के हवाले से किया जा रहा था कि यहाँ पे उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे थे, और फिर उसके साथ साथ ये कि वो किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता या उसके एक्टिविस्ट तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस हवाले से उसका बाकायदा उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।